भाई लिख लो, डिस्कस करना है FST 6। यार सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे सिंपल क्वेश्चन भी है और आपके डुअल नेचर और एटम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार वर्क फंक्शन हमें गिवन है किसी एक मेटल का, वर्क फंक्शन इज W0, और हमें इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ गिवन है कि जो हमारे एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे इंसिडेंट रेडिएशन हो रही है, यार उसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा। तो हमें बताना है कि अगर हम चाहते हैं देयर शुड बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो ये वेवलेंथ किसके बराबर होनी चाहिए। तो मेरे को बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कैसे इसको फाइंड करोगे। यार हमें पता है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। H c by lambda. वेरी गुड, Hc/λ0, जहां पे ये लैम्डा नॉट बेसिकली हमारी थ्रेश होल्ड वेवलेंथ होती है। अब यार हमें पता है कि सिंस ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो अगर किसी भी इंसिडेंट की वेवलेंथ इस लैम्डा नॉट से ज्यादा होगी, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो एनर्जी होगी इंसिडेंट एनर्जी, वो हमारी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। चेक करके बताओ क्या ये वाली चीज समझ में आ रही है आपको। Yes, sir. डन। बाकी एक बार और क्लियरली रिपीट कर देता हूं। यार हमें साफ दिख रहा है कि वर्क फंक्शन और लैम्डा नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वर्क फंक्शन एंड लैम्डा नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यार अगर मैं वेवलेंथ को इंक्रीज कर दूं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटॉन्स की, वो डेफिनेटली वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। और अगर वेवलेंथ लैम्डा नॉट से कम रखूंगा, तो उस केस में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन हमारी ग्रेटर हो जाएगी वर्क फंक्शन से। तो इस केस में तो हमारा एमिशन होगा, लेकिन हमें एमिशन नहीं चाहिए। तो इस केस में हमारा कोई एमिशन नहीं होगा बिकॉज एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम है। तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा कि हमारा वेवलेंथ लैम्डा नॉट से बड़ा होना चाहिए। तो वेवलेंथ शुड बी ग्रेटर देन Hc/λ नॉट। चेक करके देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। So Hc/W0, दैट इज last. ऑप्शन फोर्थ। भाई किसी को कोई दिक्कत फर्स्ट क्वेश्चन में। No, sir. बढ़िया, नोट डाउन कर डालो फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. डन, गुड। आ जाओ भैया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास दो पिलर्स हैं, तो ऐसा करो इसको कंसीडर कर लो पिलर 1, और यहाँ पे है कोई पिलर 2। इन दोनों के बीच का गैप हमें गिवन है कि इन दोनों के बीच का गैप है दैट इज 6.28 मीटर्स। जनरल मैथमेटिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऑब्जर्वर को कितनी दूर खड़ा होना चाहिए जिससे ये दो पिलर्स अलग अलग क्लियरली दिखाई दे, डिस्टिंक्टली दिखाई दे। तो यार ये हो जाएगा एंगल मेड बाय द ऑब्जर्वर, ये हो जाएगा एंगल मेड बाय द ऑब्जर्वर। यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ एंगल ले लो थीटा, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इस डिस्टेंस को ले लो आर। भाई मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल थीटा, का फॉर्मूला क्या होता है। हमने बहुत जगह अप्लाई किया हुआ है। Arc upon radius. वेरी गुड, अभी हमने कुछ टाइम पहले मैथमेटिक्स में भी इन्वॉल्व किया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में भी किया था। तो थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यार इधर हमें आर्क की वैल्यू गिवन है, हमें रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमें एंगल की वैल्यू गिवन है कि एंगल क्या है, थीटा आर इक्वल्स टू 1 आर्क पर मिनट। तो यार इससे बस बेसिकली आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस में क्या लिखूंगा, आर्क डिवाइडेड बाय एंगल। चेक करके बताओ इसमें कोई दिक्कत। No, sir. डन, बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो रेडियस इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू हो जाएगी यार 6.28 का हाफ लूंगा। हाफ क्यों लूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं इसको एक इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास θ/2। तो जो ये लेंथ हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 6.2 का हाफ। ये मैंने आर की वैल्यू लिख दी है। अब लिखना है एंगल। तो एंगल कितना गिवन था क्वेश्चन में, एंगल गिवन था 1 आर्क मिनट। तो यहां पे यार उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो 1 आर्क मिनट को। भाई जल्दी, यहां पे लिख दूं पहले तो θ/2। तो आर की वैल्यू 6.28/θ। भाई इसको सॉल्व कर लेना और आंसर चेक करो कि आंसर कितना मैच कर रहा है। किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। भाई कोई ऐसा जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हो। वैसे एक्सपेक्टेड है नहीं किया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। नो रिस्पॉन्ड। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है? यस सर। डन। भाई फ्लूइड मैकेनिक्स में बस दो तीन चीजें ही हैं जो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, या फिर फॉर्मूले से जो आप थोड़ा सा मगअप करके जा सकते हो। यार हमें क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। हमें गिवन है कि ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारे दो टाइप के लिक्विड फिल्ड है। नीचे जो लिक्विड फिल्ड है उसकी हमें डेंसिटी गिवन है कि इसकी डेंसिटी है 2 रो, और ये कितनी हाइट तक फिल्ड है, ये हाइट h तक फिल्ड है। फिर ऊपर दूसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, और ये कितनी हाइट तक फिल्ड है, ये हाइट 2h तक फिल्ड है। हमने यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया है, तो हमें बताना है कि इस होल से जो ये लिक्विड निकलेगा ये कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमेशा दो पॉइंट्स पे एनर्जी को इक्वेट करना होता है, बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाना होता है। एक पॉइंट अंदर वाला पॉइंट लो, .2 और .1, और एक बाहर वाला पॉइंट लो, .2, अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस प्रिंसिपल। बस आपको बर्नौलिस प्रिंसिपल का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस प्रिंसिपल, टोटल एनर्जी एट .1 मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट .2। पहले यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है? No, sir. डन। यार टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बस थोड़ा सा ये याद रखना। प्रेशर एट .1 प्लस हाफ रो जी एच, सॉरी रो जी एच मतलब जो भी प्रेशर होगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सेम यही चीज सेकेंड टर्म यहाँ पे भी, P2 प्लस जो भी होगा रो G H2 H1 प्लस हाफ रो V1 V2 जो भी स्क्वायर होगा। बस ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आओ मैं .1 पे पहले लिख के दिखाता हूँ, .1 पे क्या आएगा। भाई सबसे पहले मेरे को बताओ .1 पे प्रेशर कितना होगा। प्रेशर तो आपने लिख दिया P1 प्लस, अब मेरे को बताओ पोटेंशियल एनर्जी। .1 पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? भाई रो क्या हुआ, जी कोई एच। डाउट आ रहा है? भाई .1 पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच फॉर्मूला है, तो पहले ये लिक्विड कितनी हाइट पे है, 2 रो, और इसकी हाइट कितनी है, h है। फिर दूसरा, भैया इसकी लिक्विड की भी तो लिखेंगे, रो जी, और इसकी हाइट कितनी है, 2h। चेक करके बताओ यहाँ पे कोई डाउट? No, sir. देखो आपको बता देता हूं, ये होता है प्रेशर एनर्जी, जिसको आइडिया नहीं है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है काइनेटिक एनर्जी। किसी भी लिक्विड के पास टोटल तीन एनर्जीज होती है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हमें इन तीनों का सम इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वेट करना है। तो ये मैंने लिख दिया है प्रेशर एनर्जी P1, ये मैंने लिख दी है पोटेंशियल एनर्जी। अब बची काइनेटिक एनर्जी। तो .1 पे तो लिक्विड फ्लो थोड़ी कर रहा है, तो .1 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। सिमिलरली आ जाओ पॉइंट P2 पे। यार P2 पे प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग P0। रहा होगा सिर्फ, बाहर सराउंडिंग है तो P0। सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0 प्लस हाफ। भाई लिक्विड कौन सी डेंसिटी वाला लिक्विड बाहर निकलेगा, 2 रो 2 रो। वाला, इंटू V स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, इस पूरे को इक्वेट करके आपको V की वैल्यू सॉल्व करनी है। चेक करो V की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। Yes, sir. Done. यस सर। बढ़िया। इस पूरे को एक साइड ले जाओ, रो रो कॉमन आके कटेगा, सब कुछ कटेगा, और हमारा ये कंटेनर ऊपर से ओपन है, तो ये P1 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। बस इन सबको इक्वेट कर दो और आप वेलोसिटी की वैल्यू बता दो, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यार इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4GH, जो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग गिवन है। तो V इज इक्वल्स टू 2√GH। आई होप कैलकुलेशन आप कर लोगे, कैलकुलेशन मुझे शो नहीं करनी है। Done, sir. डन। साहित्य उसका भी बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। डन। तो यार ऑप्शन मैच करो, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। Done, sir. डन, चलो बढ़िया। साहित्य, अब जो तुमने डाउट पूछा है इस वाले क्वेश्चन से, सर कि वर्न आर्क पर मिनट क्या होता है। पर मिनट का मतलब है कि आप इस एंगल को 60 से डिवाइड कर दोगे। तो जो हमें ये रेडियस गिवन है 6.28, एंगल की जो वैल्यू है वो 1 आर्क पर मिनट है। तो इसको हम 60 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। इसको आपको सॉल्व करना है और चेक करना है आंसर किससे मैच कर रहा है।
साहित्य क्लियर है ये वाली चीज भी? यस सर। डन। ये जो एनसीईआरटी का 11th का फर्स्ट चैप्टर आता है उसमें 1 आर्क रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करता है ये सब गिवन होता है। डन। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। यार फोर्थ क्वेश्चन सिंपल है, थर्मोडायनेमिक्स थर्मल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ये एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने कोई लिक्विड फिल कर दिया। सपोज इस कंटेनर के अंदर मैंने ये कोई लिक्विड फिल कर दिया। अब क्या हो रहा है, हमें इस लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट गिवन है। भाई इस लिक्विड का क्यूबिकल एक्सपेंशन कितना है? इस लिक्विड का क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा है। सिमिलरली हमें इस कंटेनर का लीनियर एक्सपेंशन गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना गिवन है? गामा/3 है। अब मैं थोड़ा सा जो बोल रहा हूं उसको सोचना कि यार मैं इसको नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्सपैंड करेगी। सर लिक्विड जैसे वेपर में कन्वर्ट होगा तो याद याद एक्सपेंशन। रखो, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा लिक्विड एक्सपैंड करेगा। वेरी गुड। लेकिन साथ के साथ कंटेनर भी तो हीट अप होगा, तो कंटेनर भी क्या करेगा? कंटेनर भी एक्सपैंड करता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है आप सबको? यस सर। डन। काफी बच्चे क्या करते हैं, वो कंटेनर का एक्सपेंशन कंसीडर नहीं करते तो इसलिए करेक्ट आंसर नहीं बता पाते। भाई याद रखो, अगर मैं किसी कंटेनर को हीट कर रहा हूं, भले ही कंटेनर का जो एक्सपेंशन हो वो नेग्लिजिबल होता है प्रैक्टिकल में। क्यों नेग्लिजिबल होता है? क्योंकि भैया उसका कोफिशिएंट बहुत छोटा होता होगा। लेकिन अदरवाइज कंटेनर भी एक्सपैंड करता है, लिक्विड भी एक्सपैंड करता है। तो यार हमें लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गिवन है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन लिक्विड का कितना गिवन है? गामा। सिमिलरली मेरे को बताओ कंटेनर का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कितना होगा? गामा/3। नहीं, ये तो लीनियर एक्सपेंशन गिवन है गामा/3। तो हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है, 3 × लीनियर एक्सपेंशन। याद है ये चीज मैंने पढ़ाई थी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। यस सर। भाई क्या हुआ, सिर्फ एक ही बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या ये याद दिलाना है मेरे को? देखो याद दिला देता हूं, नहीं याद है कोई बात नहीं। यार हम लीनियर एक्सपेंशन को हमेशा इंडिकेट करते थे अल्फा से, सरफेस एक्सपेंशन को इंडिकेट करते थे हम बीटा से, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को हम इंडिकेट करते हैं गामा से। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारा बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है, सिमिलरली गामा हमारे पास 3 अल्फा के बराबर होता है। क्योंकि हमारे पास एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू लेंथ करके, तो इधर 2 वाइस लेंथ हो जाएगा। गामा क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो इसलिए इधर 3 अल्फा हो जाएगा। तो यार कंटेनर का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 3 × गामा/3। तो इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कितना आ रहा है, गामा आ रहा है। तो यार मेरे को बताओ दोनों का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन सेम आ रहा है, तो जब मैं हीट करूंगा तो लिक्विड कुछ एक्सपैंड करेगा। जितना लिक्विड एक्सपैंड कर रहा है उतना ही सेम अमाउंट में कंटेनर भी एक्सपैंड करेगा, क्योंकि दोनों का एक्सपेंशन सेम आ रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लो। सपोज मैं अगर तुम्हें कहता कि लिक्विड का एक्सपेंशन गामा है और कंटेनर का वॉल्यूमेट्रिक गामा/3 है, तो कौन ज्यादा एक्सपैंड करता? सर लिक्विड। वेरी गुड। लेकिन इधर तो दोनों का सेम है, तो भैया दोनों इक्वली एक्सपैंड करेंगे। दोनों इक्वली एक्सपैंड करेंगे तो क्या मेरे को लिक्विड का लेवल इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा, डिक्रीज करता हुआ दिखाई देगा, या सेम दिखाई देगा, या हाफ हो जाएगा? सर सेम। सेम रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वली एक्सपैंड कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। दैट इज ऑप्शन थर्ड। यस सर। डन। भाई बाकी लोग आप भी बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है ना? डन। इसको नोट डाउन करो। डन सर। डन। चलो आ जाते हैं यार फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो हमें बताना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला हुआ है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। तो मेरे को फाइंड करना है कि फोर्स टाइम के कितने टर्म्स में आ रहा है। यार काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। हाफ एम कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होगा, हाफ तो न्यूमेरिक वैल्यू है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट? No, sir. हाँ सर। डन। No, sir. यार अब हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स होता है एम ए। एसिलरेशन के कैलकुलस के तीन फॉर्मूले होते हैं, आप सबको ये तो पता ही होंगे। एक फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी टी, एक फॉर्मूला होता है वी डीवी बाई डी एक्स, और एक फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। मेरे को फोर्स की वैल्यू टाइम के टर्म्स में चाहिए, तो मेरे को बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, या थर्ड वाला? Sir, first फर्स्ट वाला वाला। dv by फर्स्ट dt. वाला। तो एक ए को रिप्लेस कर दो डीवी बाई डी टी से। तो यार बस चेक कर लो कि भैया ये फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो भैया डीवी बाई डी टी क्या आएगा? डीवी बाई डी टी अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो डीवी बाई डी टी बेसिकली कांस्टेंट बन जाएगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा? m इंटू कॉन्स्टेंट। m इंटू कॉन्स्टेंट है, तो क्या फोर्स की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है? No, नहीं, sir. फोर्स की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, भैया ये लिख लेना। फोर्स की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच करता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। दैट इज ऑप्शन फोर्थ, मतलब टी टू द पावर जीरो, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। डन सर। डन, बढ़िया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा रिपीटिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भैया, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए सॉल्व करना। चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा सा एनालाइज करना है आपको, क्योंकि काफी बच्चे मैंने देखा है इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्या करना है हमें। यार मुझे एक चीज बताओ, सपोज यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, अभी मैंने इसको किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो मेरे को बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? Sir, weight, normal reaction ऊपर की तरफ बिल्कुल। and frictional force. तो इधर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, इधर लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा। सिंस मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यही लिख सकता हूं कि एन किसके बराबर हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर इधर नीचे लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, और ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। अब यार देखो एक चीज आपको हमेशा क्या करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है या नहीं। अगर mg साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, तो भैया ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा। लेकिन अगर mg साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स से छोटा है, तो इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्लाइड ही नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। तो आओ चेक करते हैं mg साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है या नहीं। तो एम जी साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं। एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, ग्रेविटी की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला हुआ है 10 ले लो, और क्वेश्चन में गिवन है साइन 37। तो मेरे को बताओ साइन 37 कितना होता है? भाई 3/5। तो यहां पे लिख दिया मैंने 3/5। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 2 4, ये हो गया हमारे पास 12 न्यूटन। सिमिलरली अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है न्यू इंटू एन। न्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.6, एन की वैल्यू है mg cos थीटा। तो 2 इंटू 10 इंटू कॉस 37 कितना होता है? cos 37 इज 4/5। तो यहाँ पे लिख दो 4/5। प्लीज जरा ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है? भैया ये हो जाएगा 4 4 16, 16 और 0.6, एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है ये वैल्यू? सर 9.6। 9.6। Yes, sir. 9.6 आ रही है. डन। तो यार एक बार बताओ mg साइन थीटा हमें साफ दिख रहा है कि बड़ा आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स से, तो मेरे को बताओ ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा या रुका रहेगा? Sir, करेगा slide. वेरी गुड, ये स्लाइड करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग कनेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि इसकी स्लाइडिंग रुक जाए।
तो मेरे को बताना है इस स्प्रिंग में टेंशन फोर्स कितना होना चाहिए मिनिमम, ताकि ये हमारा रुक जाए स्लाइड करने से। तो भैया ये कब रुक जाएगा? ये तब रुक जाएगा जब mg sin थीटा, नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाले फोर्स बराबर होंगे। तो मेरे को बताओ, रोकने के लिए mg sin थीटा और अपोजिट फोर्स को बराबर करना है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स में? यहां लिख देता हूं, फॉर ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट, फॉर ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट, हमारा जो mg sin थीटा होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स प्लस टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स किसके बराबर आ जाएगा? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। mg sin थीटा 12 न्यूटन था, फ्रिक्शन फोर्स 9.6 न्यूटन था। तो बता दो सब्ट्रैक्ट करके कितनी वैल्यू लिख दूं मैं यहाँ पे? 2.4 न्यूटन। 2.4. ऑप्शन कौन सा मैच कर गया? ऑप्शन 4 मैच कर गया। डन सर। डन, बढ़िया। चेक कर लो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, फिफ्थ और सिक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, सेवंथ क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक पार्टिकल है मास m चार्ज q, इसको रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा कि भैया ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली है यूनिफॉर्म, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर रहा हूं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है पॉजिटिव से। अगर इसके बीच में मैं कोई एक पार्टिकल रख दूं मास m चार्ज q का, तो डेफिनेटली ये पार्टिकल एक्सीलरेशन फील करेगा राइट साइड में। भाई व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल? सर F by M हो जाएगा और F की वैल्यू Q into QE इलेक्ट्रिक by फील्ड M, हो sir. जाएगा। वेरी गुड। तो डायरेक्टली भैया, वैसे तो स्टेप लिख के दिखा देता हूं, नहीं तो आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम F इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू क्यू ई, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो याद रखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमेशा क्यू ई बाय एम आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। एक्सेलरेशन पता है, क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ टाइम टी के बाद। तो यार काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? हाफ एम यू स्क्वेयर। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ये तो जीरो हो गई। मेरे को तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो हाफ एम वी स्क्वेयर। तो भैया मेरे को सबसे पहले वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि भैया ये वेलोसिटी कितना आ रहा है। चेक करके बताओ, इसमें कोई डाउट है? डन। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। भैया u को काट दो, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी एक्सीलरेशन क्यू ई बाय एम इंटू टी। बस सब्स्टिट्यूट कर दो और काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ मास की वैल्यू एज इट इज, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो प्लीज मैच करो कौन सा ऑप्शन मैच होगा। क्यू स्क्वेयर ई स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर। एक एम से एक एम कट गया, तो फाइनल आंसर आ रहा है क्यू स्क्वेयर ई स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m। Second option. सेकेंड ऑप्शन। डन सर। डन। भैया क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चंस में आता है बहुत, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपसे फटाफट सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। यार क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक बॉडी है जो पोजेस कर रही है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा x। ये एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे मूव कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे मूव करने से काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, ये आके रेस्ट पे आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो। इनिशियल कितनी है? इनिशियल है x। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? भैया इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कुछ ना कुछ y। और ये रुकी क्यों है बॉल? क्योंकि पीछे फ्रिक्शन फोर्स निकल लग रहा है। तो आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स। भाई बहुत सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि भैया काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हुई है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम भी कह सकते हो। भाई वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्क डन होना चाहिए किसी भी फोर्स की वजह से शुड बी इक्वल्स टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना आएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये वर्क डन कितना बचा? -x बचा। Yes, sir.
डन। लेकिन अब वर्क डन किसने किया? भैया वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ने किया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू इन दोनों के बीच का एंगल। तो मेरे को बताओ, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है लेकिन बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो गया? 180. कॉस 180 180 डिग्री कितना होता है? -1. तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस साइन कट गया। मेरे को फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर लिखूं मैं? एक्स X बाई वाई। by तो चेक करो एक्स बाई वाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन थर्ड। third option. Done, sir. डन, चलो बढ़िया। देखो नाइन्थ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन करते टाइम भी मैंने बताया था कि नाइन्थ ये पैरेलल प्लेट्स वाले कैपेसिटर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यही सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप के पैरेलल प्लेट्स आपको पिछले एफएसटीज में भी आया था ये, राइट? Yes, sir, आया था. हाँ, 2-3 एफएसटी में रिपीटिव आ रहे हैं तो क्वेश्चन, तो इसलिए इसको जरूर प्रैक्टिस करके चलना भाई। हमने इस टाइप का पैरेलल प्लेट सेटअप दे रखा है क्वेश्चन में। ये P हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और Q हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। मेरे को बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि सबसे पहले इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करना होता है, और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कम टाइम लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कुछ लोग मेंटली भी सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस के बाद। तो यार मेरे को पता है कैसे स्टार्ट करना है। पॉइंट पी से स्टार्ट करना है, पॉइंट पी से स्टार्ट करना है। और पॉइंट पी से कौन सी प्लेट निकल रही है? पॉइंट 1 पी and से 4. 2 प्लेट निकल रही है, 1 एंड 4। तो हमें पता है 1 एंड 4 को किस में ड्रॉ करना है मेरे को? पैरेलल Parallel. में। वेरी गुड। फिर 1 की शेयरिंग हो रही है 2 के साथ, और इसकी शेयरिंग हो रही है किसके साथ? 4 की शेयरिंग हो रही है 3 के साथ। बिल्कुल सही, ये हो गई 2 के साथ। 2 की शेयरिंग 3 के साथ भी हो रही है, लेकिन 2 की शेयरिंग 3 के साथ हो रही है या नहीं हो रही? भाई इस डायग्राम को थोड़ा सा इमेजिन करो, 2 की शेयरिंग 3 के साथ हो रही है क्या? भैया 2 की शेयरिंग 3 के साथ नहीं हो रही, वो तो बैटरी के 2 पॉइंट टर्मिनल से 2 प्लेट्स निकल रही है जिनको पैरेलल में ड्रॉ करना है। तो ये पॉइंट क्यू हो गया। तो बस ये 2 कैपेसिटर हमारे किस में आ गए हैं? पैरेलल में आ गए हैं। तो मेरे को बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना लिखूं? सर डायरेक्टली ऐड कर देंगे C plus C1 plus तो C. ये हो जाएगा 2C। 2C का मतलब है 2C की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया वगैरह सब कुछ वही गिवन है ना, ये सब कुछ वही गिवन है। Upon D. तो चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 2। अब मैं बता देता हूँ काफी लोग गलती क्या करते हैं। काफी लोग कहते हैं कि सर 2 और 3 की भी तो शेयरिंग हो रही है, तो आपने 2 और 3 को भी शेयरिंग क्यों नहीं करते हुए दिखाया? भैया 2 और 3 की शेयरिंग नहीं हो रही है। 2 और 3 बैटरी के सेम टर्मिनल से निकल रहे हैं, तो इनकी शेयरिंग कैसे हो सकती है? आप एक चीज देखो, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स, एक पॉजिटिव होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल पी से निकल रही है तो पॉजिटिव होगी, नीचे वाली प्लेट भी पॉजिटिव होगी। सिमिलरली ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव नेगेटिव थोड़ी कैपेसिटर प्लेट बना पाएंगे, तो इसलिए 2 और 3 की शेयरिंग नहीं हो रही है। सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे एक एक पॉइंट से दो दो कैपेसिटर निकले हैं तो वो ऑब्वियसली वही होंगे पैरेलल में. वेरी गुड, एग्जैक्टली। इसलिए मैंने कहा आप चाहे तो ऐसे फटाफट एनालाइज भी कर सकते थे। बिल्कुल सही तनवीर। सर 1 और 4 के बीच में शेयरिंग नहीं है ना? क्या? सर 1 और 4 के बीच में शेयरिंग है सर? 1 और 4 के बीच में शेयरिंग नहीं, क्योंकि ये दोनों भी कैसे निकल रहे हैं? एक ही उससे निकल रहे हैं, तो ये दोनों पैरेलल में जाएंगे, तो इसलिए 1 और 4 पैरेलल में। ओके सर। डन, चलो बढ़िया। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करते रहना, आपको आदत अपने आप पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10th, far sighted person cannot focus distinctly on an object closer than 100 सेंटीमीटर। एक लेंस फाइंड करना है। ओके 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 डन। भैया क्वेश्चन को एनालाइज करो पहले तो, और फार साइटेड है। ओके डन। यार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज मैं हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो 50 सेंटीमीटर पे भी ऑब्जेक्ट है मैं इसको देखना चाहता हूं, लेकिन मैं 50 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकता। मैं कम से कम कौन से ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं? जो 100 सेंटीमीटर से दूर है, बस मैं उनको देख सकता हूं। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? सर एक बार रिपीट करना. रिपीट। क्वेश्चन कह रहा है तन्वी कि मैं किसी भी चीज को 100 सेंटीमीटर से दूर वाले को ही देख सकता हूं, इससे पास कोई चीज होगी तो मैं नहीं देख पाऊंगा। यस सर.
ठीक है, तो एक बार इस तरीके से इमेजिन कर लो कि जो ये मेरा हाथ है ये 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सॉरी, आपको दिख ही नहीं रहा था वीडियो में। अब इधर ये जो मेरा हाथ है ये 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो कोई भी चीज हाथ और मेरी आंखों के बीच में होगी तो वो मेरे को दिखाई नहीं देगी। कोई भी चीज इसके पीछे होगी तो मेरे को दिखाई देगी, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर के पीछे है। चेक करके बताओ, क्वेश्चन समझ में आया ये? यस सर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो एक बुक है या कुछ भी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मैं इसको देखना चाहता हूं, तो मेरे को बताओ मैं इसको कैसे देख सकता हूं? भैया इसको मैं तभी तो देख सकता हूं जब इसकी इमेज कहां मिले। इसकी इमेज 100 सेंटीमीटर के बाद बने। अगर इसकी इमेज 100 सेंटीमीटर के बाद बन रही है तो फिर मैं उसको देख सकता हूं। क्या आपको ये चीज समझ में आई है इस टाइप के क्वेश्चन में? यस सर, आगे। यस सर। डन। तो इस क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेंगे? -50 सेंटीमीटर, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, लेकिन मैं इसकी इमेज कहां बनाना चाहता हूं? सर बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर। बियॉन्ड 100, मतलब मिनिमम 100 पे। तो ये हो जाएगा 100। लेकिन अब ये -100 होना चाहिए या +100 होना चाहिए, ये सोचो। ऑब्जेक्ट प्लस। मेरी आंखों के सामने है, नहीं सोचो। ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के सामने है। मैं क्या चाहता हूं, इसकी इमेज मेरी आंखों के पीछे बने या आंखों के सामने ही बने? सर सामने। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लिया है तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? यहां पर रीजन लिख लो। बिकॉज बोथ आर प्लेस्ड एट या बोथ आर फॉर्म्ड एट सेम साइड। यहां लिख देता हूं। इसका माइनस में क्यों होगा? बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड, image has to be formed on the same side of the object। या तो दोनों को पॉजिटिव लो या दोनों को नेगेटिव लो। सिंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं इसलिए मैंने इधर v भी नेगेटिव ले लिया। क्या आपको ये पहली ट्रिक, मतलब ये पहला पॉइंट समझ में आ गया जो इस क्वेश्चन में था? यस सर। डन। तो यार अब कुछ नहीं करना, v पता है, u पता है, फोकल लेंथ निकालना है, बस क्वेश्चन खत्म। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू रखो, u की वैल्यू रखो, जरा कैलकुलेट करके बताओ फोकल लेंथ कितना आ रहा है? सर ये 100। चेक भी करना प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। जो मेरे को आंसर प्लस गिवन है वो आ रहा है +100 सेंटीमीटर। भाई कैलकुलेशन आप करोगे, यस सर। चेक करना कैलकुलेशन मैच नहीं करती है तो बता दिया करना। ऑप्शन थर्ड। यस सर, यही है। डन, चलो बढ़िया। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑल्टरनेटिंग करंट का एलसीआर सर्किट का। एलसीआर सर्किट हमने बहुत जमाने में पहले पढ़ा था, तो शायद से आप सबको किसी को याद नहीं होगा। चेक करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम पहले, सदियों पहले पढ़ा था हमने ऑल्टरनेटिंग करंट। भैया यहाँ पे गिवन है हमें एक रेजिस्टेंस वी आर इज इक्वल टू 60 वोल्ट। यहाँ पे एक इंडक्टर गिवन है, चोक कॉइल, विच इज 100 वोल्ट। और यहाँ पे गिवन है एक कैपेसिटर विच इज 20 वोल्ट, और 20 वोल्ट कैपेसिटर का वोल्टेज। मेरे को क्या बताना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट ईएमएफ। इन सबको मैंने एक बैटरी से जो कनेक्ट किया है, मेरे को उस बैटरी का नेट ईएमएफ बताना है कि इसका ईएमएफ कितना होगा। फ्रीक्वेंसी तो इसकी गिवन है 50 हर्ट्ज। अगर आपको याद हो कि भैया रेजिस्टेंस के केस में ईएमएफ और आर दोनों से, ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, क्या ये यस याद है आपको? यस सर, याद है। डन। कि भैया ईएमएफ एंड करंट दे आर इन सेम फेज। वेरएस इंडक्टर के लिए क्या होता है? सर ईएमएफ आगे चल जाता है, मतलब, और करंट लैग कर जाता है। बेसिकली बस आप ये देख लो, यस, लैग्स बाय 90 डिग्री के एंगल से, π/2। वेरएस कैपेसिटर में क्या होता है, ईएमएफ और करंट, मतलब ईएमएफ लीड करता है करंट से π/2 से। यस सिंस इन दोनों के बीच में 90-90, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या आते हैं, अपोजिट आते हैं। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट याद हो, याद रखना एल का ग्राफ और सी का ग्राफ एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट आता है। तो जब हमें नेट ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है तो नेट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर स्क्वेयर प्लस भैया वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वेयर, क्योंकि ये दोनों यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर थोड़ा सा याद है तो देख लो भाई, हमने पढ़ रखा है, यस ऐसा सर। नहीं है कि नहीं पढ़ रखा। तो यार सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वी आर की वैल्यू 60 गिवन है, वी एल की वैल्यू 100 गिवन है, वी सी की वैल्यू 80 गिवन है। तो ये हो जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ये सर 36। आ जाएगा। बिल्कुल, 3600 प्लस 6400, 10,000 का स्क्वायर रूट 100 आ जाएगा। तो नेट वोल्टेज आएगा 100 वोल्ट।
तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फिर से ऑप्शन फोर्थ मैच कर रहा डन सर। है। डन। डन सर। चलो बढ़िया भैया। 12th क्वेश्चन तो मतलब निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, और हमने सेमीकंडक्टर्स अभी बहुत रिसेंटली में ही पढ़ा है, तो ये तो मेरे ख्याल से आपने क्विकली ऐसे ही सॉल्व कर दिया होगा। यहाँ पे बैटरी गिवन है 2 वोल्ट की, यहाँ पे बैटरी गिवन है 4 वोल्ट की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओम्स का। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस जंक्शन, दिस पीएन जंक्शन। चलो ये पीएन जंक्शन है। सबसे पहले मेरे को बताओ ये कौन सी बैटरी से फॉरवर्ड बाइसिंग है और कौन सी बैटरी से रिवर्स बाइसिंग है? सर 2 वोल्ट से ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस है एंड 4 वोल्ट से ये फॉरवर्ड बिल्कुल, बायस है। जब हमारा P, ये P नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो तो ये रिवर्स बाइसिंग है। जब हमारा नेगेटिव N नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। रिवर्स बाइसिंग की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, कोई करंट फ्लो नहीं कराएगा। तो इसको तो काट ही दो कि भैया ये बैटरी तो कुछ कर ही नहीं रही। अब क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, अगर आपको याद हो तो। और यस करंट सर। बहुत ज्यादा लार्ज फ्लो करता है, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस तो भूल जाओ। तो सिर्फ रेजिस्टेंस कौन सा बचा? 50 ओम्स। सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बचा, एक ही वोल्टेज बता, तो यार करंट की वैल्यू निकल जाएगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। वी बाय आर, एक ही वोल्टेज है, एक ही रेजिस्टेंस है, तो बता दो ये 4/50 कितना हो गया? 1/25। 1/25 का मतलब कितना हो गया? 0.04 एम्पेयर्स। तो मिली एम्पेयर्स में कितना हो जाएगा? 40 मिली एम्पेयर्स। तो ऑप्शन मैच करता है ऑप्शन 1। डन सर। डन डन। सर। बढ़िया। अगला तो सर कर दिया है। अगला क्या दिया है? कर दिया सर, अगला इसको मत करो। अगला तो करने की डिस्कस जरूरत है या नहीं है, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला? सर कर लेंगे, नो रैंप सर। अप हो कर गया लेंगे, ये। ठीक है। यस अगर सर। कोई ऐसा बच्चा हो, देखो कोई वो नहीं है, किसी को भी लग रहा हो कि नहीं सर हमें नहीं आता, एक बार समझाना है तो समझा दूंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं फिर इसको होल्ड पे रख देता हूँ। भाई यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला इजी क्वेश्चन है, तो 13th हमने रख दिया भैया होल्ड पे। आ जाते हैं डायरेक्टली 14th पे। यार 14th पे सबको कलर कोडिंग आता है? मैंने नहीं पढ़ाया कलर यस कोडिंग सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन खुद को आता है कलर कोडिंग? यस सर यस आता सर है। आता है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, यस उसके सर हिसाब से यस कलर सर। कोडिंग है। तो मेरे को बता दो ब्लैक का कौन सा वो कलर कोड होता है? सर 0 0। ब्राउन जस्ट इसके 1। बाद ही हो गया 1। तो ये तो हमारे वन। पहले दो सिग्निफिकेंट फिगर्स बताता है। फिर जो तीसरा कलर होता है वो हमें 10 की पावर बताता है। तो भैया यस अपने वो कलर कोडिंग बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के हिसाब से चेक ऑलरेडी। करो कि येलो कौन से कलर नंबर को सिग्निफाई कर रहा है? 4। थर्ड। थर्ड को कर रहा है, 4 को कर रहा है? फोर। 4। फोर सर, फोर। 4। 4 को कर रहा है भाई। तो ये हो गया 4। ये वैल्यू मिल गई है, चेक करो ऑप्शन में ऐसा कोई है जिसमें ऐसा कुछ गिवन हो? नो सर 10 10 की टर्म्स ऐसा में। 10 के टर्म्स में है। उसके बाद हमें टॉलरेंस भी चेक करनी है। भैया गोल्ड का मतलब टॉलरेंस कितनी होती है? +-5%। 5%। तो भाई पहली बात तो ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ तो गलती हो गए, मतलब फर्स्ट और सेकंड में कोई एक ऑप्शन होगा। तो यार ये हो गया हमारे पास 10 × 10⁻³ ±5%। मैंने एक 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। सर सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है? 10। 10, सिल्वर की 10। 10। और नो कलर की सर 20। बिल्कुल। यार आप है ना इस तरीके से इमेजिन कर लो साहित्य, गोल्ड हमारा अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन कंपैरिजन टू सिल्वर? बैड। अरे गोल्ड अच्छा कंडक्टर है भाई, तो इसलिए इसकी टॉलरेंस कितनी होगी? 5। सिल्वर कम अच्छा है 10। नो कलर मतलब सीधा 20। डन डन। सर। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 15। डन। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको। भाई क्वेश्चन नंबर 15 अगर आपको याद हो, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है, तो ये हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर मैं टेम्परेचर, मेरे को याद दिलाना आपको ग्राफ याद है या नहीं, थर्मल प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था। भाई न्यूटन ने ये कहा था कि जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करते जाओगे हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन टाइम और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशन होता है? एक्सपोनेंशियल या लीनियर?
लीनियर। नहीं, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल होता है। याद है मैंने पढ़ाया था, न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया था, उसने एक बहुत गर्म पानी लिया बकेट में। उसने देखा कि बहुत गर्म पानी, नॉर्मल पानी तक तो बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन उसके बाद ठंडा होने में टाइम लग रहा है। इसका तो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट कहते हैं, न्यूटन वाटर एक्सपेरिमेंट। देखो क्या है कि सपोज भैया उसने पहले वाटर लिया 50 डिग्री सेल्सियस पे। उसने देखा कि 50 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक, या 30 डिग्री मतलब नॉर्मल टेम्परेचर तक, ये बहुत जल्दी हो रहा है। ये टेम्परेचर बहुत जल्दी कम टाइम में हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन अब 35 से 25 तक और कूल होने में भैया इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि अब टेम्परेचर डिफरेंस कम है। तो हमारा टेम्परेचर कभी भी लीनियर वेरी नहीं करता, वो किस तरीके से वेरी करता है, एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। क्या ये चीज याद आई आपको अब? यस सर। यस सर। मैंने आपको दो फॉर्मूले भी लिखवाए थे। मैंने कहा था एक फॉर्मूला लॉग के टर्म्स में होता है और एक फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। और इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में नहीं आता, रिसेंटली जब हमने थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज किया था। तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में याद रखना एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, अगर मैं लॉग ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम के बीच में ग्राफ लूं, ध्यान देना, लॉग ऑफ टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो बताओ कैसा ग्राफ प्लॉट होता है? सर अब कुछ लीनियर कुछ ग्राफ इंटरवल के प्लॉट होता बाद है। अब वही याद है। रखना, अब लीनियर ग्राफ प्लॉट होता है, और नेगेटिव स्लोप का। नेगेटिव स्लोप क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन वही अब है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैंने दोनों साइड ही लॉग ले लिए। अगर मैंने दोनों साइड लॉग ले लिए तो भैया डेफिनेटली ये एक तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। लॉग लेते स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। और ऊपर से साथ के साथ ये कैसा बनेगा अब की बार टेम्परेचर मैंने इधर लिया है एक्स एक्सिस पे, तो ये ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। चेक करके देखो ये चीज क्लियर है या नहीं। तो 15th का ऑप्शन मैच करोगे तो फर्स्ट ग्राफ मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। यस सर। डन। ये याद रख लेना, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के तीन ग्राफ हैं, जो आप थोड़ा सा याद रखो इस चीज को। डन सर। डन सर। डन, बढ़िया। भैया 16th क्वेश्चन न्यूक्लियर चैप्टर का है, और मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ एक बात, बाद में मत बोलना सर ने बताया नहीं था। न्यूक्लियर चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखा है कि न्यूक्लियर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर पेपर में, हर पेपर में, मेंस वालों के लिए भी, आप नीट वालों के लिए भी। तो भैया न्यूक्लियर में 2-3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ एक्टिविटी मतलब हाफ लाइफ, मेन लाइफ, जनरल एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव फॉर्मूला। तो बस ये गिनती के 3 फॉर्मूले हैं, उनको याद रख लेना, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आ जाओ इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टी हमारा हाफ लाइफ है किसी भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। मेरे को बताना है कितना फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा T/2 पे। तो सबसे पहले तो किसी को फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला होता है? सर n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। एक तो देखो ये फॉर्मूला होता है जो आपने कहा, n इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ के टर्म्स में। सर जो 1/2 इंटू n वेरी करते गुड, हैं। एग्जैक्टली। एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपने बता ही दिया, एक तो ये आपको याद रखना ही रखना है। दूसरा फॉर्मूला, n इज इक्वल्स टू n नॉट 1/2 टू द पावर t बाय कैपिटल T। ये हाफ लाइफ के टर्म्स में है। चेक करके बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। एक तीसरा फॉर्मूला भी बता दो, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो तो। हाफ लाइफ का ये 0.6 फॉर्मूला कांस्टेंट हाफ कर देते हैं इसमें। ln2/λ। L/2/K। लैम्डा। ये बस गिनती के 3 फॉर्मूले याद रख लो, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 90% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे न्यूक्लियाई के। तो मेरे को बताओ क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मेरे को हाफ लाइफ गिवन है, सर सेकंड वाला कर सकते बस हैं। किस्सा खत्म, सेकंड वाला यूज कर दो और n की वैल्यू निकाल लो। तो भैया क्वेश्चन में बहुत सिंपल चीजें गिवन है, n इज इक्वल्स टू n नॉट, n नॉट के टर्म्स में आंसर बताना है, 1/2 t टू द पावर हाफ लाइफ गिवन है हमें। हाफ लाइफ कितनी गिवन है क्वेश्चन में? सर कैपिटल टी बोल रहा है तो। कैपिटल टी ही बोला है इसने, लेकिन आफ्टर टाइम, ओके कैपिटल टी ही बोला है, लेकिन इसने टाइम की वैल्यू दे दी है। टाइम की वैल्यू कितनी दे दी है, मेरे को कितने टाइम पे फाइंड करना है, T/2 पे फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, n इज इक्वल्स टू n नॉट 1/2, ये हो जाएगा हमारा टू दी पावर T/2। T/2/T कट गया तो सिर्फ बचा हाफ। तो मेरे को बताओ हाफ का मतलब क्या होता है, पावर स्क्वायर रूट करना। तो ये कितना आ जाएगा, n0/√2। प्लीज चेक करके बताओ आपको सबको ये क्वेश्चन समझ में आया है? रिपीट करूं कोई भी एक स्टेप?
सर आ गया आ गया है ना। बस टी की वैल्यू रख दी है t/2, क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा जा रहा है? करेक्ट ऑप्शन जा रहा है 1/√2, ऑप्शन 2। डन सर। डन, चलो बढ़िया। नेक्स्ट कर लिया सर। नेक्स्ट कर लिया है। नेक्स्ट सिंपल है, बस आपको स्टेप लिख के दे देता हूं ताकि ये ना हो कि भैया डिस्कस नहीं किया है। 17th क्वेश्चन में इंपल्स फाइंड करना है। याद रखो इंपल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब mv - mu। सिंस बॉल रिबाउंड कर रही है, जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि बॉल रिबाउंड कर रही है, तो भैया डायरेक्शन को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा mv + mu। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, सब कुछ गिवन है। v और u दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है। तो मैं बस आंसर लिख देता हूं। आंसर कितना आ रहा है इसका? आंसर आ रहा है ऑप्शन थर्ड, 30। भैया आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब देखो, मैं आपको एक दो पहले 18th क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक चीज बता देता हूँ। यार हमने है ना कोशिश जो करी है, मैं आपको बता देता हूँ हमने कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ाए हैं। 11th में अगर डिस्कस करो, 11th में जहां तक मेरे को याद है मैंने आपको फ्लूइड नहीं पढ़ाया और मैंने आपको वेव्स नहीं पढ़ाया। सिर्फ यही दो चैप्टर्स नहीं पढ़ाए हैं, बाकी 11th के सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। रोटेशनल, ग्रेविटेशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, सब कुछ कवर किया है हमने। 12th में अगर याद करो, 12th में कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं? सर एसी। नहीं, एसी पढ़ाया है। सर वो ईएम वेव वाला जो। हाँ, ईएम वेव्स नहीं पढ़ाया, वेरी गुड। और दूसरा, मैंने आपको थोड़ा सा न्यूक्लिया नहीं पढ़ाया है। यस सर। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, जितना नहीं पढ़ाया भैया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें से रिक्वेस्ट है एक न्यूक्लियाई पढ़ लेना, क्योंकि न्यूक्लियाई में गिनती के 3 से 4 फॉर्मूले हैं। बस आप न्यूक्लियाई पढ़ लेना, इतना काम कर देना। फ्लूइड छोड़ दो, वेव्स छोड़ दो, ईएम वेव्स छोड़ दो। फ्लूइड और वेव से हमने देखा है एक एक क्वेश्चन ही आ रहा है बस। अभी जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन वेव्स का है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वेव्स का है। तो यार पूरे पेपर में 3 क्वेश्चन छोड़ना वर्थ इट है। क्लियर है चीजें? यस सर। तो भैया ये चैप्टर हम पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस एक न्यूक्लियाई कवर कर लेना, क्योंकि न्यूक्लियाई से 2 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो न्यूक्लियाई छोड़ना नहीं बनता हमारा। तो आ जाओ। तो 18th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अगर ये छोड़ भी दो पेपर में तो सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 18th क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने स्ट्रेच कर दी है 50% से, मतलब एल डैश हमारा है 50% इंक्रीज हुआ है, 50% ऑफ एल। कीपिंग द मास पर यूनिट लेंथ सेम। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं जनरली। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सेम है। तो हमें बताना है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो भैया मेरे को बताओ टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब ये चीज आपने नहीं पढ़ रखी होगी तो मैं आपको याद दिला देता हूं। मतलब डायरेक्टली वैसे याद रखो, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स, जो टेंशन फोर्स है, डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। इस चीज को याद रखना। तो अब बस इसको इक्वेट कर दो यार। मेरे को बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? टी स्क्वायर, टी दोनों को साइड स्क्वायर किया तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। यस यस सर। सर। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, क्वेश्चन ने बोला है, तो ये कह सकता हूं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यस सर। यस तो सर। बस यार क्वेश्चन हो तो गया खत्म। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनल लेंथ कितनी हो गई है? 50% प्लस ओरिजिनल लेंथ। तो क्या मैं इसको 1.5 एल लिख सकता हूं? नहीं, ये यस। समझ में नहीं आया शायद से। रिपीट करना है क्या ये वाला 1.5 एल कैसे हुआ? यस सर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। यार क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि जो मैंने लेंथ ली है 50% इंक्रीज कर दी है। तो मतलब पहले लेंथ कितनी थी? एल। मैंने इसका 50% इंक्रीज कर दिया है। 50% का मतलब कितना होता है? हाफ होता है। यस सर। यस सर। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, एल प्लस हाफ ऑफ लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी है। यस सर। यस सर। तो भैया ये क्या हो जाएगा? एल कॉमन ले लोगे तो 1 + ½ 1 + ½ का मतलब कितना होता है? 1.5 ही तो होता है। यस सर। अगर सपोज मैं कहता कि मैंने लेंथ 100% स्ट्रेच कर दी है, तो मेरे को बताओ फिर फाइनल लेंथ कितनी लिखता मैं? सर 2L। 2L। वेरी गुड।
तो यार मेरे को एल डैश पता चल गया, और मेरे को पता है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डैश का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2.25, 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 होता है, इज इक्वल्स टू एल। तो बस आंसर आ गया। चेक करो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो ऑप्शन सर। मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 1.1, अच्छा इसमें परसेंटेज में गिवन है। यार 2.25 का परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे ना? यस सर। डन। तो ऑप्शन मैच अगर कर रहा है तो दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज 125। डन सर। डन, चलो बढ़िया। 19th क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या? नो एक्शन सर। रिएक्शन फोर्स पे। नो 19th सर। क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका भी टिक मार दिया। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एंड इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक तो पार्टिकल है जिसका मास गिवन है 2 kg, और इसकी पोजीशन एक्स है, और इसकी पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, दैट इज t-2 का होल स्क्वायर। भैया हमें बताना है, टी सेकेंड्स में है, एक्स मीटर्स में, हमें वर्क डन बताना है इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो। अगर मेरे पास वेरिएबल फोर्स लग रहा होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटीग्रेशन। वेरी गुड, इंटीग्रेशन। जहां पे लिमिट्स की वैल्यू रख देते हैं, जो भी टाइम के टर्म्स में होगा या जो भी टर्म्स में होगा, मैं उस लिमिट्स की वैल्यू रख दूंगा। ये कब? व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। तो सबसे पहले तो मेरे को ये चेक करना है कि फोर्स कांस्टेंट आ रहा है या वेरिएबल आ रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? भैया फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। अब एम ए को लिखूंगा मैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो भैया x की वैल्यू है t-2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t² + 4 - 4t। चेक करो इसमें कोई दिक्कत? नो एक्सपैंड सर। कर दिया मैंने। यस। तुम यस सर। dx/dt बताओ कितना आ रहा है? 2t - 4। -4 आ रहा है। यस एक्स। सर। ठीक है, तो dx²/dt कितना आ जाएगा? -4। -4 कैसे आएगा? 2 आएगा ना। अगर यस डिफरेंशिएशन यस कर रहे हैं कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यस यस सर। यस। तो 2 आ गया। तो यार अब मेरे को बताओ कि इधर क्या करना है? इधर यार वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो ये वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है? वेरिएबल। नहीं, कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू ना तो टाइम पे डिपेंड कर रही है, ना कोई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स आ रहा है। रिपीट करना है, चेक करके बताओ। हाँ रिपीट करना है ना? यस सर। यस। ठीक है, डन। सबसे पहले आपको ये कैसे पता चलेगा कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सबसे आपको तो डाउट यही है। फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब है कि फोर्स की जो वैल्यू है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन या फिर टाइम। मतलब एक्स की वैल्यू ना तो पोजीशन पे चेंज होनी चाहिए ना टाइम पे चेंज होनी चाहिए। वेरएस एफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कि फोर्स की वैल्यू डिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी एक चीज पे, डिपेंडेंट ऑफ पोजीशन या फिर टाइम। तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं, और फोर्स की वैल्यू में सपोज जैसे 3x आ जाए या फिर 3t आ जाए, तो मतलब ये फोर्स की वैल्यू x या t पे डिपेंड कर रही है। तो ये किस टाइप के फोर्स हो जाएंगे? वेरिएबल। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं फोर्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आ रही है 10 न्यूटन, तो यहाँ पे ना तो टाइम का टर्म है ना तो एक्स का टर्म है, तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब मैंने सबसे पहले तो यही कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। भैया फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे m इंटू कुछ ना कुछ t या x का टर्म आ गया, तो मतलब समझ लेना ये वेरिएबल है। तो चेक करते हैं। भाई x की वैल्यू गिवन थी t-2 का होल स्क्वायर, जिसको मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया t² + 4 - 4t। इसको मैंने पहले dx/dt किया, वेलोसिटी निकाली, तो ये आ रही है 2t - 4। फिर मैंने एसिलरेशन निकाली, एसिलरेशन 2 आ रही है। तो मेरे को बताओ एसिलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है या एसिलरेशन कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो एसिलरेशन कांस्टेंट है, तो भाई फोर्स भी तो कांस्टेंट आएगा। मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होता। एसिलरेशन कांस्टेंट है, तो जब मास कांस्टेंट है, एसिलरेशन कांस्टेंट है, तो 4 न्यूटन आंसर आ रहा है। तो ये 4 न्यूटन कैसा बन गया?
कांस्टेंट फोर्स। तो अब मेरे को बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। बस क्वेश्चन खत्म भैया। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 4 इनटू बचा। एक मिनट यार, मेरे क्वेश्चन कैलकुलेट देखने दो, क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैंने कुछ गलती करी है क्या? नहीं, वर्क डन बाय द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। यार क्या आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो 2 सेकंड्स के अंदर? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूंगा मैं? हाफ इंटू एक्सीलरेशन कितनी आ रही है, 2। 4 टाइम आएगा। कितना है, 2 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 4। 4 तो डिस्प्लेसमेंट 4 रख दिया, तो भैया टोटल वर्क डन कितना आ गया? 16। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सॉरी, न्यूटन लिख रहा हूं मैं, जूल्स। वर्क डन जूल्स में होता है भैया, थर्ड होगा। माय मिस्टेक। तो थर्ड कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड। थर्ड। डन। सर एक बार बैक स्लाइड शो कर लो। हाँ ये लो, सर लेकिन इससे एक पीछे वाली जहाँ से स्टार्ट किया था। इससे पीछे वाली भी ये लो। ये डन सर। डन, बढ़िया। यार लेकिन एक गलती हो गई है, एक मिनट रुक जाओ, कहीं एक गलती हुई है। यार हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ये गलत हो जाएगा, दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। रुक जाओ, दूसरा तरीका है हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। भैया गलती हुई है हमसे, मैं बताता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है। तो यार हमने वेलोसिटी अभी अभी कैलकुलेट करी थी, वेलोसिटी कितनी आई थी, 2t-4। तो यार इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहता हूं। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, टाइम की वैल्यू कितनी रखनी पड़ती है हमें, 0। 0 तो मेरे को बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है जब टाइम को 0 रखोगे तो? -4 -4। -4 फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करो। फाइनल वेलोसिटी कब कैलकुलेट करनी है, व्हेन टाइम इज t इक्वल्स टू 2 2 सेकेंड्स। मेरे को बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना आ रहा है, 0। 0 0। भैया अब सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 0, बचेगा माइनस हाफ। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2 है। u का स्क्वायर, u का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 16 -16 का स्क्वायर। प्लस 16। सॉरी, -4 का स्क्वायर, मैंने भी क्या कर दिया, -4 का स्क्वायर। 16 ये कटा ये कटा, हमारे पास फाइनल आंसर -16 जूल्स आ रहा है। भैया करेक्ट ऑप्शन थर्ड नहीं है, करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। चेक करके देख लो, कोई गलती तो नहीं है। अब समझ में आ गया कहाँ मिस्टेक करी थी हमने। हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। डन सर। डन। चलो भैया थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, अब हम 20 क्वेश्चन तक ही पहुंचे हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट कर लिया सर। नेक्स्ट कर लिया है? कोई ऐसा जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है? करना है? नो सर। नहीं, चलो ठीक है दीक्षा भाई, बाकी बता देना नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना हो तो। कुछ भी नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करना है, आपके पास टाइम पीरियड निकल जाएगा। बस मैं स्टेप लिख देता हूँ फटाफट। F इक्वल्स टू -k/r, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर दो। सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करोगे तो ओमेगा निकल के आएगा। ओमेगा निकल के आ गया तो फॉर्मूला आ जाता है 2πt इज इक्वल्स टू, जो ये क्वेश्चन मार्क आएगा। हमें टाइम निकालना है, तो बता देना टाइम किसके बराबर आ रहा है। बस आंसर लिख देता हूं। आंसर हमारा 21st का आंसर क्या गिवन है, 21st का आंसर गिवन है, दैट इज ऑप्शन 2। T is directly proportional to R। आ जाओ भैया 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन थोड़ा सा भैया अच्छा क्वेश्चन है, आओ थोड़ा सा सोचो। भैया सपोज कर लो कि ये कोई एक ड्रम है, इस ड्रम के अंदर, यहाँ पे अंदर वाली बाउंड्री पे, यहाँ पे कोई एक इंसेक्ट है, और इसको हम घुमा रहे हैं, ड्रम को हम रोटेट कर रहे हैं, जैसे पेन को रोटेट करते हैं, ड्रम को रोटेट कर रहे हैं। तो ये इंसेक्ट भी क्या करेगा, ड्रम के साथ साथ रोटेट करेगा, हाँ या ना? यस सर। डन। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये इंसेक्ट ड्रम के साथ रोटेट करे।
ये भी तो हो सकता है कि इसको फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम मिल रहा हो तो ये नीचे स्लाइड करके गिर जाए। लेकिन अब क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इंसेक्ट फॉल डाउन नहीं कर रहा है, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे। तो भैया सबसे पहले तो मेरे को बताओ इस इंसेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो सबसे सेंट्रीपिटल फोर्स वेरी और गुड, सबसे weight। पहले तो अगर मैं डिस्कस करूं इस पे सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सेंट्रीपिटल कह लो या सेंट्रीफ्यूगल कह लो। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² mv स्क्वेयर बाय आर। लेकिन अगर मैं एंगुलर के टर्म्स में पूछूं तो एम ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर मतलब एम ओमेगा स्क्वेयर आर। ठीक है भैया, कोई यस दिक्कत? यस नो भैया सर यहाँ पे क्या लग रहा होगा? यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। चेक करके बताओ, समझ में आ रहा है नॉर्मल फोर्स कैसे यस लग सर रहा है? यस सर यस भाई सर। समझा देता हूँ जिस चीज को डाउट है। ये सपोज सिलेंडर है, ये इंसेक्ट है, वो ऐसे कांटेक्ट में है। अगर कोई चीज ऐसे कांटेक्ट में होती तो उसका नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता? ऊपर। लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकल कर रहा हूं तो इसको नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, इस तरीके से। भैया नीचे लग रहा होगा mg, तो मेरे को बताओ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा? एम जी के अपोजिट बिल्कुल, आपको ये देखना है, हमेशा याद रखो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट लगता है जो मूव कराने की कोशिश कर रहा हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नॉर्मल इंसेक्ट को मूव कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भैया मूव कराने की कोशिश कौन कर रहा है? उसका वेट। एम जी वेट की वजह से वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। तो भैया हमें साफ क्या लिखना है? फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg। तो बस मेरे को बता दो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन मस्ट बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन mg। म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, क्योंकि नॉर्मल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इक्वेट कर दो और भैया हमें क्या कैलकुलेट बताना है? कोफिशिएंट। हो जाएगा कैलकुलेट अब? यस सर मैं यहां पे लिख देता हूं, म्यू इंटू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वेयर आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। मास मास कट गया तो न्यू की वैल्यू आ गई कि भैया मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू g बाय ओमेगा स्क्वेयर आर। भैया वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर आर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आ रहा है वैल्यू दैट इज 0.1, 0.1 ऑप्शन 1। डन यस सर। चलो बढ़िया। 23rd क्वेश्चन वैसे मेरे को लग नहीं रहा डिस्कस करना चाहिए, ये सेट कर लिया है कर लेंगे। कर लेंगे ना, बिल्कुल। एंगुलर वेलोसिटी स्टेप लिख देता हूं फिर से। एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। भैया हमें क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, उसमें 4x के टर्म्स में गिवन है काइनेटिक एनर्जी। मेरे को फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। I/2। तो हाफ बस आई यार ओमेगा स्क्वायर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन थर्ड। डन सर क्या बात है, थक गए भाई? नो सर अच्छा थक जाओ तो भैया बता देना, ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है। 1 मिनट का ब्रेक दे देंगे तुम्हें, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट कर लिया जरा नेक्स्ट भी कर लिया होगा। मैंने आपको ये पढ़ाया था रोलिंग मोशन में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो भैया कौन सी वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है? याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट एंगुलर करता है रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम होती है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग होगा, तो सबकी जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो डिफरेंट आएगी। तो डिफरेंट इसलिए भैया ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, दैट इज ऑप्शन थर्ड थर्ड। डन। डन सर यार अब मैं क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 25 में बस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यस सर। रेशियो लेना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस मेरे को इतना बता दो, रिंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर एम आर m। स्क्वायर mr स्क्वायर। भैया रेशियो लेना है डन बस। मैं यस सर। आंसर लिख देता हूं, आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 8:1, मतलब ऑप्शन 2। रोटेशनल क्वेश्चन देख रहे हो आप कितने इजी इजी आ रहे हैं? यस सर, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली, कॉन्सेप्चुअल या फॉर्मूला बेस्ड। चलो 25th भी हो गया। अब आ जाते हैं भैया 26th पे। 26th भैया फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन। 26 फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो जैसे मैंने बोला इतना मैनेजेबल है भैया, इतना चलता है। बाकी बस आपको इतना बता देता हूँ, क्वेश्चन ने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पूछा है। इतना याद रखना, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9
डिफरेंस ऑफ डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर होता है, मतलब सिग्मा हमारी जो माइनस टर्मिनल बी होगा। वेलोसिटी होती है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। यस सर। यस क्वेश्चन सर। कह रहा है कि रेडियस इंक्रीज कर दिया है 3 टाइम्स, तो मेरे को बताओ टर्मिनल वेलोसिटी कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई होगी? 9 टाइम्स। 9। बस क्वेश्चन खत्म। तो भैया 9 टाइम्स इंक्रीज हुई होगी, 9 टाइम्स इंक्रीज, तो भैया ऑप्शन फोर्थ आएगा आंसर। नेक्स्ट भी कर लिया सर। नेक्स्ट भी कर लिया, नेक्स्ट देखने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? अरे थर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है डिस्कस करना। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ देख लो और चेक करके बताओ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बाकी चीजों को छोड़ दो, जो भी फालतू इंफॉर्मेशन गिवन है कुछ काम की नहीं है। प्रेशर है, वॉल्यूम है, भैया ग्राफ ऐसे जा रहा है, मेरे को बताओ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। भाई प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो इंक्रीज ही हो रहा है, तो वॉल्यूम Yes, sir. इंक्रीज होते जा रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, दैट इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट भी कर लिया सर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज के साथ Carrot. सेम क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया है, Yes. बस लिख देता हूं स्टेप्स, इसमें भी क्या करना है ताकि ये ना रहे कि डिस्कस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 28, भाई हमें T1 T2 की वैल्यू गिवन है 500, T1 500 है होगा या 1000 होगा? Steven 1000 1000 होगा। वेरी गुड, मैंने आपको हमेशा बोल रखा है T1 सोर्स का होना चाहिए, हायर टेम्परेचर होना चाहिए, T2 की वैल्यू 500 केल्विन, और क्वेश्चन में वर्क बोला हुआ है, वर्क का फॉर्मूला है 1000 जूल्स। मेरे को फाइंड करनी है Q1 की वैल्यू। भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा Yes, sir. सॉल्व, छोड़ दूं आपके ऊपर? Yes. Yes, sir. डन, कर लिया है। कर लिया है ना ये। एफिशिएंसी होती है Yes. 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू वर्क डन बाई Q1, Q1 निकाल लेना। भैया आंसर लिख रहा हूं, Q1 की वैल्यू आ रही है 2000 1000। जूल्स, दैट इज ऑप्शन थर्ड। Done. Done, sir. बढ़िया, बस एक बार सही से लिख देता हूँ क्योंकि ये आपको शेयर भी किया जाएगा। तो 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू W बाई Q1, हमें Q1 निकालना था। डन। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। भाई क्वेश्चन नंबर 29 अभी फिलहाल हम रखेंगे होल्ड पे, ये वेव्स का क्वेश्चन है, वेव्स का भी हमें कुछ फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं पता, तो इसलिए अभी मैं 29 को रख रहा हूँ होल्ड पे। आ जाते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन हमें पता है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक इक्वेशन ऑफ अ वेव गिवन है, y इक्वल्स टू 10 साइन पाई इंटू 5t माइनस x बाई 4। ये इक्वेशन हमें क्यों पता है? क्योंकि ये इक्वेशन मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ाई हुई है। याद है वेव ऑप्टिक्स में इक्वेशन हमने करी थी, y इक्वल्स टू होता है a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाइव होता है या किसके बराबर होता है? kx के Yes. बराबर होता है। तो यार इधर क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके ओमेगा और k की वैल्यू निकाल सकता हूं? Yes, sir. मेरे को बताओ दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखूं और k की वैल्यू कितनी लिखूं, बताओ। Sir, omega t 5 तो pi. 5 omega t 5 pi t हो जाएगा। वेरी गुड, ओमेगा की वैल्यू चेक करोगे, पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा 5 पाई। प्लीज चेक करके बताओ, कोई डाउट है? No, sir. No sir. और k की वैल्यू अंदर फिर से पाई मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू कितनी 5 by होगी? 4. 5 पाई by बाई 4. 4। 5 by बस 4. यार क्वेश्चन खत्म। वेलोसिटी का कर लिया फॉर्मूला सर। होता है ओमेगा बाई के, तो इस पे लिख दो 5 पाई, के की वैल्यू पाई बाई 4, पाई से पाई कटा तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 सेंटीमीटर में गिवन था ये, सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यार, ऑप्शन नंबर थर्ड। Yes, sir. Third. डन। Done sir. डन। अब मेरे को देखना है 31 का किस किस को फॉर्मूला याद है। 31 मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक पेंडुलम होता है वो करेक्ट टाइम शो करता है किसी एक टेम्परेचर पे, लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो फिर वो करेक्ट टाइम शो नहीं करता। क्यों? सर उसका टाइम पीरियड का टेम्परेचर। फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, तो अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कराऊंगा तो लेंथ भी क्या हो जाएगी? Change. चेंज हो जाएगी, तो फिर वो करेक्ट टाइम शो नहीं करेगा। मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, क्या किसी को वो शॉर्टकट फॉर्मूला याद है कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शन चेंज इन द टाइम? अल्फा डेल्टा थीटा बाई
भैया अल्फा याद राइट नहीं आंसर है बाय तो 2। फिर से याद कर लो। हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंटू डेल्टा थीटा। जहां पे मैंने आपको बताया था थीटा क्या डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर, और इधर क्या है, टेम्परेचर टाइम। टाइम। तो यार क्वेश्चन में सब कुछ तो गिवन है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो ना। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁶। चेंज इन टेम्परेचर कितना गिवन है, अच्छा 10 इंक्रीजेस, यस। सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर 10 गिवन है। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू निकाल लो यार, कितना आ रहा है। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यार इसको सॉल्व ऐसा कर लोगे आप क्वेश्चन। लोग, यस यस सर। सर। डन। तो आंसर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। आंसर बता रहा हूं, आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है 10⁻³ 1 × 10⁻²। -3%, दैट इज ऑप्शन 2। सेकंड। यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है अगर आपने अभी तक याद नहीं किया था तो। ये मैंने आपको थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन के टाइम पे। आंसर। डन भैया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईएम से, ईएमआई चैप्टर से। भैया 32nd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, और वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है 0 से 2 सेकेंड्स में। हमें हीट प्रोड्यूस बताना है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज 2t² + 8t + 6। भैया आपको ये याद है ईएमआई का चैप्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, -d5/dt। वेरी गुड। इधर मेरे को लेकिन सिर्फ वैल्यू चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू विल बी इक्वल टू d5/dt। तो यार जरा मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, इसको डिफरेंशिएट करके। इसका है 10t + 8। 10t + 8 आ गया भैया, चेक करो यहां तक किसी को डाउट। नो सर। नो सर। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो करंट आ सकता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करके। भैया हमें रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 10t क्यों आया, 2 4t 40 आएगा + 8 आएगा ना। यस। इसको डिफरेंशिएट किया 4t + 8। तो मेरे को बताओ ईएमएफ है 4t + 8, रेजिस्टेंस है 4, तो मेरे को बताओ इंड्यूस्ड करंट कितना आ रहा है, t + 2। 64। यहां तक लिखो पहले, और कोई डाउट है तो पूछो। टाइम की वजह से 2 करनी है ना। नहीं, नहीं, गलत। चेक कर लिया, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, स्टेप्स कंप्लीट है, यस सर। डन। यस सर। अब एक चीज बताओ, ये करंट स्टेडी स्टेट करंट है या वेरिएबल करंट है, वेरिएबल। वेरिएबल। वेरी गुड। आई होप इसमें अब किसी को डाउट नहीं होगा पहचानने में कि वेरिएबल कब कहेंगे और स्टेडी कब कहेंगे। ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो ये वेरिएबल करंट है। एक चीज याद रखो, H = I²RT। ये वाला फॉर्मूला जूल तब ऑन यूज मीटर। करना है जब करंट कांस्टेंट हो। लेकिन जब करंट कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन करोगे I²R/dt का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी अब। यस सर। यस सर। तो भैया इंटीग्रेशन करना है और टाइम की लिमिट्स रखनी है। क्वेश्चन में टाइम की लिमिट्स कितनी बोली हुई है, 0 से 2 सेकेंड्स तक। तो आओ सॉल्व करते हैं इसे। तो अब H हो इज, जाएगा सर। हो जाएगा ना। तो H इज इक्वल टू T + 2 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 इंटू टाइम की वैल्यू dt। इंटीग्रेट करूंगा 0 से 2 तक, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो ये बन जाएगा 4t + 8। भैया इंटीग्रेशन मेरा दोनों पे होगा, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, और ये पूरा इंटीग्रेशन होना चाहिए dt के टर्म्स में। भाई इंटीग्रेशन आपको आता है या थोड़ा सा समझाना है, आता है सर। आता है। आता है ना। तो भैया इसको इंटीग्रेट करोगे तो मेरे को डायरेक्टली जो दिख रहा है आंसर मैं वो लिख देता हूं। यार हमने कोई चीज मिस की है क्या, यस हमने कोई चीज मिस करी है और आप बता भी नहीं रहे हो। भाई t + 2 का स्क्वायर होगा ना, I² है तो। यस सर। यस। तो ये बनेगा t² + 4 + 4t इंटू 4 इंटू dt। मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूं फिर आप इंटीग्रेट अपने आप कर लेना। तो ये हो जाएगा 4t², ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16t। इनको इंटीग्रेट करना है मेरे को, तो मैं इंटीग्रेट करके लिख रहा हूं, वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना बस। ये हो जाएगा 4t³/3 + 16t + 16t² / 2।
भैया इन सब में लिमिट्स सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, मतलब आपने पढ़ रखा है बेसिकली, जब भी लोअर लिमिट 0 हो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, बस किसको सब्स्टिट्यूट करना है, 2 को, अपर लिमिट। अपर लिमिट। वेरी गुड। तो इट विल बिकम 4/3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 16 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2। प्लीज कैलकुलेट करके मैच कर लेना आंसर क्या है। मेरे को आंसर जो गिवन है मैं बस डायरेक्टली वही लिख रहा हूं, आप प्लीज चेक कर लेना। दैट इज 224/3 जूल्स। यस ये आ रहा है एंड करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है दैट इज ऑप्शन 1। फर्स्ट। डन सर। बढ़िया। हाँ, हम कहाँ कहाँ पहुंच गए भैया, 32 तक हो गया, कुछ 18 क्वेश्चन बाकी हैं अभी भी। चलो क्वेश्चन नंबर 33 मैं बता देता हूँ ये कौन से टॉपिक पे बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने एक स्टार देखा emitted by a wavelength, उससे जो वेवलेंथ निकल रही है वो 589.6 नैनोमीटर निकल रही है। The actual wavelength emitted by the star is 589 नैनोमीटर्स। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द स्टार विद रिस्पेक्ट टू अस कितनी होगी। तो भैया ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है जो हमने रे ऑप्टिक्स वगैरह में भी किया हुआ है। रे ऑप्टिक्स में हमने फॉर्मूला किया हुआ है V/c इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। चेक करके बताओ पहले समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कहां से आया है। नो नहीं, चलो आपको इस तरीके से समझा देता हूं, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। U इक्वल्स टू C/V होता है। यस सर। यस सर। ये वेवलेंथ इन वैक्यूम, ये वेवलेंथ इन मीडियम हो मीडियम। जाता है। तो बस उसी तरीके से हमने रिलेट किया है, मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया है। वेवलेंथ इन अ मीडियम को हम क्या लिखते हैं, वेवलेंथ इन अ मीडियम को हम लिखते हैं डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इन वैक्यूम। इससे अब क्या आप V की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। यस सर। यस बस C की वैल्यू कितनी होती है, सर 3 into 10 raised to power 3 8। into 10 raised to power 8। वेरी गुड। तो V की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा का मतलब है लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, जो हमें दो वेवलेंथ गिवन है, एक्चुअल वेवलेंथ एंड अपेरेंट वेवलेंथ, इनटू C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेवलेंथ कितनी है उसकी वैल्यू लिख देना। इसको सॉल्व करना और चेक करना ये वैल्यू कितनी आ रही है। भैया मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं इसमें भी, दैट इज आंसर 1। चेक करके बता दो स्टेप्स क्लियर है। यस सर। यस बढ़िया। भैया क्वेश्चन नंबर 34 अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि मेरे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, E इज इक्वल्स टू 218 इंटू 10 टू द पावर 8t प्लस 8x। यार क्या आप इसको फिर, सॉरी बीच में साइन लिखना भूल गया, क्या आप इसको फिर से कंपेयर कर सकते हो जनरल इक्वेशन से। यस सर। यस सर। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। तो इससे आपको ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, के की वैल्यू मिलेगी। तो ओमेगा और के से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। पहली चीज तो कर देंगे सर। एक बार वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई, फिर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। C/V। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी मैच कर लेना। भैया कोई ऑप्शन ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, हाँ ऑप्शन रिपीट हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ईएम वेव्स में आपने पढ़ रखा होगा या वेलोसिटी सिलेक्टर में कि भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे को कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपने यहां से निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देना, चेक कर देना मैग्नेटिक फील्ड की क्या इक्वेशन बन रही है। आई होप ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। यस सर। सर नेक्स्ट भी हो जाएगा। ऑप्शन 4 नेक्स्ट भी हो जाएगा, वेरी गुड। यस सर। अभी अभी मैंने बताया ना, हीट प्रोड्यूस का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सर I²RT बराबर। वेरी गुड। तो 35th भी हम डिस्कस नहीं करते हैं। भाई क्या हुआ, सिर्फ 2 ही बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोग सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। यस सर। डन। यस भाई एफएसटी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। 36 भैया 36 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है एक कैपेसिटर से सीरीज में। ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। पहले तो ये एक आरसी सर्किट है, ये बल्ब है और ये एक कैपेसिटर है, इसको मैंने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है
ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया है और मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहा हूं, तो मेरे को बताना है बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। सर 1/ω/c 1/ω/c का मतलब है 1/2πfc, m। मतलब xc इनवर्सली प्रोपोर्शनल है f के। तो मेरे को बताओ अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो xc की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। सर डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, xc की वैल्यू भैया हमारी डिक्रीज हो जाएगी। xc की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। यस सर। रेजिस्टेंस कम हो रहा है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो करंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। सर इंक्रीज हो जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। वेरी गुड, करंट इंक्रीज हो रहा है तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो भैया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 2। डन। डन, चलो आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन पे। 37th क्वेश्चन मेरे को एक्सपेक्टेड है कि मोस्टली बच्चों ने शायद से ना किया हो। सबसे पहले तो आपको पता है मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज का बस मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अभी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही रिवीजन किया था ना रेगुलर क्लासेस में, या यस सर, कर रहे डन। थे सर। डन भैया, हमें ये नल पॉइंट गिवन है, नल पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बता रखा है इसको P कंसीडर करो, इस वाले को Q कंसीडर करो। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, क्योंकि एक लेंथ कितनी होती है 100 सेंटीमीटर 100। की होती है। ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस S है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 100 ओम्स। तो भैया बताओ मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है। भाई मीटर ब्रिज का फॉर्मूला P/Q इज इक्वल्स टू R/S। यस सर। तो मैं ये लिख सकता हूं R इज इक्वल्स टू P/Q इंटू S। यस सर। भैया अब क्या करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू निकाल लो, एक्चुअल वैल्यू। तो P की वैल्यू कितनी लिखूंगा 40, Q की वैल्यू 60, S की वैल्यू 100। जरा चेक करके बताओ कितना आंसर आ रहा है ये। 400/6। 400/6, 400/6, 200/3। यस सर। अब यार आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस का फॉर्मूला आना चाहिए, एरर्स वाला फॉर्मूला। कि जैसे एरर्स के फॉर्मूले में यहां लिख रहा हूं, जैसे कोई एक क्वांटिटी है x, x इज इक्वल्स टू a² b³/c⁴। मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है एरर को फाइंड करने का। 2 into delta a by delta डेल्टा a एक्स into। बाई एक्स इज इक्वल्स टू पावर्स कोफिशिएंट बन जाती है। यस सर। और पावर चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, हमेशा बीच में क्या लगेगा, पॉजिटिव ही प्लस। लगेगा। तो इधर भी वही करना है, इधर भी वही करना है। भैया मेरे को आर के अंदर एरर निकालना है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई पी प्लस डेल्टा क्यू बाई क्यू प्लस डेल्टा एस बाई एस। चेक करके बताओ यहां तक कोई डाउट है। नो सर। बढ़िया। तो यार सारी वैल्यूज आपको पता है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। डेल्टा आर कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी 200/3। डेल्टा पी की वैल्यू, भाई डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन ने कहा है लीस्ट काउंट कितना है 1 mm। 0.0.1 ठीक है, 1। इधर लिख देता हूं लीस्ट काउंट, क्वेश्चन ने कहा है, याद रखना लीस्ट काउंटेड एरर होता है। तो लीस्ट काउंट कितना गिवन है 1 mm। 1 लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये वैल्यूज किस में गिवन है, सेंटीमीटर। mm में। तो ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ये कितना हो 0.1। जाएगा 0.1। 0.1। तो यहाँ पे लिखोगे 0.1 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू कितनी थी 40 प्लस 0.1, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 60 प्लस डेल्टा एस बाय एस, डेल्टा एस बाय एस। इसमें एक मिनट रुक जाओ, इसमें कैसे डेल्टा एस बाय एस, लेकिन एस में तो कोई एरर होगा ही नहीं, एस तो श्योरिटी वाला को होता है। एस भैया हमारा कटेगा, एस क्यों कटेगा, बिकॉज एस क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। भैया ये रेजिस्टेंस तो नॉन रेजिस्टेंस है ना, यस सर। ये कांस्टेंट है। तो यार इसको सॉल्व करके क्या आप डेल्टा आर की वैल्यू बता सकते हो। किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, क्या डेल्टा आर की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। यस सर, निकल जाएगी। फाइनल आंसर क्या होता है हमेशा, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। मतलब फाइनल आंसर आना चाहिए 200/3 प्लस माइनस जो डेल्टा आर की वैल्यू आएगी। भैया जो मेरे को आंसर गिवन है मैं वो बता देता हूँ, आंसर गिवन है डेल्टा आर की वैल्यू दैट इज 0.3। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है।
200/3 मतलब 66.7 प्लस माइनस 0.3, तो ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2। सेकंड। मेरे को लगा सबको समझ में नहीं आया है, प्लीज एक बार चेक करके बता दो किस किस को डाउट है, मैं रिपीट करूंगा फिर ये क्वेश्चन। नो सर क्लियर है। क्लियर है, डन। बस एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करना रह गए, बाकी क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। यस सर। भैया 38 क्वेश्चन क्लास में सेम वैल्यूज के साथ किया हुआ क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन जब पढ़ाया था। क्वेश्चन कह रहा है हमें एनर्जी बताओ, कितनी एनर्जी चाहिए किसी एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, प्लैनेट एम, रेडियस आर, और उसको मैं ऑर्बिट में पहुंचाना चाहता हूं 3 आवर में। क्वेश्चन को समझो, भावनाओं को। क्वेश्चन कह रहा है ये प्लैनेट है, इसका मास m है, रेडियस r है, मैं यहां से सैटेलाइट को पहुंचाना चाहता हूं हाइट 3 आवर पे। यार अगर आपको याद हो कि हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आती थी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बाय 2 आती थी। यस सर। भाई याद है ये चीज? काइनेटिक यस सर। करवाइए काइनेटिक सर नहीं, एनर्जी उल्टा एक्टिव उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, यस मैं मिस्टेक। टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। तो यार मैं ना पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला याद है। आपको काइनेटिक एनर्जी वाला याद हो तो आप वो याद कर लेना, मेरे को तो पोटेंशियल एनर्जी वाला याद है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी माइनस जी एम 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 बाय आर। एम डिवाइडेड बाय 2, और डिस्टेंस, डिस्टेंस लेना है मेरे को, तो डिस्टेंस आर पहले आर सेंटर से लेते हैं हम, तो डिस्टेंस पहले कितना लिखूंगा मैं, आर। ये इनिशियल टोटल एनर्जी हो गई। मेरे को बताओ फाइनल टोटल एनर्जी कितनी लिखूं, माइनस माइनस जी एम एम बाय जी 2। एम एम डिवाइडेड बाय 2 इंटू सेंटर से कितनी हाइट हो गई, 4 आर। 4 आवर। हमेशा याद रखना हाइट सेंटर से लेते हैं हमेशा। तो यार टोटल एनर्जी आ गई, फाइनल एनर्जी आ गई, मतलब इनिशियल फाइनल। तो क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप मेरे को यह बता सकते हो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? यस सर। यस सर। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। प्लीज जरा सब्ट्रैक्ट करके भी हाथ के हाथ सॉल्व कर लो और बता दो कितना आंसर लिखूं। 7 GMM by 8 आर। 8 आवर। तो भैया आप कह रहे हो 7 GMM/8 आर, तो यस करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है फोर्थ, 7 GMM/8 आर। सर नेक्स्ट हो जाएंगे दोनों। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ। हाँ अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा ना। तो क्वेश्चन Yes. नंबर 39 पूछ रहा है भैया फोटो सेल किस पे बेस्ड है, हमें भी Photo पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, नहीं डिस्कस करना। क्वेश्चन नंबर 40, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, मैंने आपको बोला था डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नहीं मैंने तो सॉरी आपको न्यूक्लियर पढ़ाया ही नहीं है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस याद रखना बहुत बहुत ज्यादा हाई होती है, किसके टर्म्स में होती है? 10 पावर। यार ये क्वेश्चन यूजुअली है ना मतलब आएगा नहीं कभी, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज बहुत नियर बाय वैल्यूज गिवन है। वैसे बता देता हूँ ये यूजुअली 10⁻17 के टर्म्स में होता है। यस वेरएस न्यूक्लियर का साइज किसके टर्म्स में होता है? 10⁻⁻15। बिल्कुल, ये वैल्यू थोड़ी सी वो है, ये यूजुअली क्वेश्चन नहीं है आता। बाकी ठीक है हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर थर्ड। 41th क्वेश्चन, 41th क्वेश्चन कह रहा है एलसीआर सर्किट है और वो रेजोनेंस में है। अगर एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है तो मेरे को बताना है इसका पावर फैक्टर कितना होता है। 5 cos 5। नहीं पावर फैक्टर का फॉर्मूला तो cos 5 होता है, लेकिन वैल्यू किसके बराबर होती है? LCR के केस में VR हो अंडर द जाएंगे रूट ऑफ और VR के इंडक्टिव कुछ भी रिएक्टेंस तो 1 होती है, याद रखना। कोई दिक्कत? नो। चलो डन। आ जाओ भैया फिर 42 को भी अभी रखते हैं होल्ड पे, आ जाते हैं 43 पे। सर ये हो गया है। 42 हो गया है, थ्योरेटिकल बेस्ड है। 43 भी सर। 43 भी, 43 फिर भी एक बार बस मैं वैसे डिस्कस कर लेता हूं। यार क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वाई एक्सिस में है, तो मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कितना एंगल होता है? सर 90 डिग्री। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो भैया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन से प्लेन में होना चाहिए? ये
सर अगर y में तो वो x z में होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये भैया x और z में होना चाहिए। सो आंसर इज एक्स जेड प्लेन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है एक्स जेड प्लेन का? सेकंड। 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 44th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो 44th क्वेश्चन आपके लिए शायद से थोड़ा सा नया हो। आओ भैया डिस्कस करते हैं। 44th क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक वायर है, इनफाइनाइट वायर। इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास कुछ ना कुछ आई, और ये करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रही है। सर ये भी हो गया है, हो इसमें तो गया? कोई डायरेक्शन देखनी है। हाँ, हम बाकी बस वेरी गुड, बाकी मैं बता देता हूँ वही वाली बात। और ये वाला डिस्टेंस हमें गिवन है ए। तो यार स्ट्रेट वायर की वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई और डिस्टेंस ए। तो यार आर अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, पॉइंट पी। मेरे को बताओ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ रही है इस वायर की वजह से? इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। परपेंडिकुलर। थंब के डायरेक्शन लिया करंट और मैग्नेटिक फील्ड को किया इनवर्ड्स। यार अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो लेंस लॉ के हिसाब से जो मेरे को एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करनी है? उल्टी डायरेक्शन। उल्टी डायरेक्शन में। मतलब लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। भैया राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग थंब आपका आपकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, और कर्ल्स ऑफ द फिंगर्स क्या बताएंगे? करंट की डायरेक्शन। तो मेरे को बताओ करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तो ये भैया करंट की डायरेक्शन क्या आ गई है आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन हो रहा है सेकंड। डन। क्वेश्चन नंबर 45th। क्वेश्चन नंबर 45th कह रहा है कि एक प्रोटॉन है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। एंगल बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डाइपोल। चलो इधर देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये एक प्रोटॉन है और वो मूव कर रहा है हमारा क्या कहते हैं, इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। ये ले लो भैया। चलो हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दी मैच। चलो कौन सी डायरेक्शन अज्यूम करना चाहते हो प्रोटॉन की, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पहले तो ये बताओ। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज। भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो मतलब करंट हमारा क्लॉकवाइज है। तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, जिस डायरेक्शन में करंट हो। अभी जो हमने पीछे यूज किया लेंस वाले में, कर्ल्स ऑफ द फिंगर करंट की डायरेक्शन है। तो मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होगी? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो भैया मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ है। पहले चेक कर लो मैग्नेटिक मूवमेंट समझ में आ गया क्या डायरेक्शन आ रही है? यस सर। यस सर। डन। अब बची एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो यार एंगुलर मोमेंटम के लिए चार्ज नहीं देखते, करंट नहीं देखते, पार्टिकल का मूवमेंट देखते हैं बस। पार्टिकल का मूवमेंट। एंगुलर मोमेंटम के लिए भी राइट हैंड थंब रूल ही लगेगा कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा हो उसको रोटेट करा के थंब हमारी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताएगा। तो पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो मैंने फिंगर को क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो अभी भी थंब किधर आ रहा है? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। तो यार जब दोनों ही पिताजी। डाउनवर्ड्स आ रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ? जीरो पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है। जीरो। भैया अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन लेता तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आता? सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन 180 आता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता तो एंगुलर मोमेंटम नीचे आता, लेकिन करंट क्लॉकवाइज हो जाता तो फिर ये ऊपर हो जाता। भाई किसी को समझ में डाउट तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिफरेंस हो जाएगा? नो सर। नो सर। बढ़िया। आ जाते हैं भैया 46th क्वेश्चन पे। 46th क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, कर लिया होगा वैसे तो, बाकी काफी लोगों को याद नहीं होगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है वर्क एनर्जी पावर में। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, और हमें बताना है x2 पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ
what is the formula for finding the force with the help of potential energy? du by dx से कर दो। वेरी गुड, du by dx से। अब याद रखना, अगर du by dx 0 है तो वो हमारा बन जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, उसको फाइंड करने के लिए डबल डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो बताओ ये कौन सा Stable. इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। स्टेबल। और अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो Unstable. अनस्टेबल। Unstable. और अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारा 0 के बराबर आ रहा है, तो फिर न्यूट्रल। Neutral. तो आओ कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि भैया डबल डिफरेंशिएशन हमें क्या दे रहा है, किसकी वैल्यू मिल रही है। तो भैया इसको मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा। कितना आया था? सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएट किया, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये कितना बन रहा है? 2x माइनस 4। 2x. फिर डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट आया किया था। तो 2 आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन आप ये भी चेक कर लेना कि पॉइंट 2 पे इक्विलिब्रियम बन रहा है नहीं बन रहा। तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेना, एट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि क्वेश्चन में 2 बोला हुआ है। x की वैल्यू 2 रख के देखो, मेरे को बताओ du by dx कितना आ रहा है? 0। तो मतलब यस, ये स्टेबल, ये मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आपको ये भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि क्या पता ये भी तो हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ही ना बने, तो फिर फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यस चलो, सर। तो ऑप्शन कौन Okay. सा मैच कर रहा है? ऑप्शन तो चेक करना ही भूल गए। ऑप्शन है स्टेबल इक्विलिब्रियम 1। फर्स्ट। चलो भैया, सिर्फ 4 क्वेश्चंस बचे हैं। सर नेक्स्ट वाला रैंडो कर लिए। भाई सिर्फ स्टेप लिख देता हूं। क्वेश्चन ने बोला हुआ है a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। आपको बस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना था, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 ए बी साइन थीटा। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? एंगल बिटवीन ए बी से ए बी काट दो, तो ये क्या बन जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 कौन से एंगल पे होती है वैल्यू? 60। 60। चलो, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 60 मतलब π/3 हो गया। ऑप्शन थर्ड। 48 पे आ जाते हैं। यार 48 में मेरे को ये बताओ, केमिस्ट्री में आपने मीन फ्री पाथ तो पढ़ ही रखा होगा ना? मीन फ्री पाथ ये तो फिजिक्स में पढ़ रहा है। फिजिक्स में भी करा हुआ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बाकी केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ने को मिलता है। तो मीन फ्री पाथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के होता है। स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। वेयर एज अगर मैं ये डिस्कस करूं कि हमारा, नहीं उल्टा बोल दिया ना मैंने, एक मिनट। मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ रखा है, रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ये होता है। अब ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन में देखो एक बार क्या गिवन है। हमने टेम्परेचर को क्या किया है? हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, डबल किया है। तो मेरे को एक बात बता दो, मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ा होगा? डबल हो गया होगा ये तो। रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ा होगा? √2 टाइम्स। रूट 2 टाइम्स हो गया होगा और ये 2 टाइम्स हो गया होगा। ऑप्शन देख लो यार, कौन सा आ रहा है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट कर लिया सर इसको। नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट है मैन स्विंग वाला, रिलेटिव वेलोसिटी वाला। सर इसे बता दो। कराना है ना इसको? बिल्कुल कराते हैं। चलो भैया, ये हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, अब तो आपको याद भी नहीं होगा कि कैसे क्या था। ये रिवर है, थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं आपको। ये रिवर है, हमारे पास क्या करना चाह रहा है? पर्सन रिवर को क्रॉस करना चाहता है। अगर पर्सन रिवर को क्रॉस करना चाहता है शॉर्टेस्ट पाथ में, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ होगा स्ट्रेट पाथ। तो मतलब ए से लेके बी तक वाला। चेक कर लो, ये कोई डाउट है? नो सर। डन। यार मैंने आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको याद ना हो तो।
कि हमारे पास है ना, मैं इस क्वेश्चन को ऐसा करता हूँ, बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले है ना आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। क्रॉसिंग अ रिवर, हेडिंग लिख लो, क्रॉसिंग अ रिवर। क्रॉसिंग अ रिवर में दो केसेस बनते हैं, याद रखो। एक केस बनता है शॉर्टेस्ट पाथ का, और एक केस क्या बनता है, एक केस बनता है लीस्ट टाइम का। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, कि अगर उसने ए से स्टार्ट किया है तो वो कहां पहुंचना चाहता है, डायरेक्टली बी पे पहुंचना चाहता है। वेरेस अगर लीस्ट टाइम का क्वेश्चन आ जाए, तो लीस्ट टाइम का मतलब समझ लेना कि अगर वो ए से स्टार्ट कर रहा है तो अब वो बी पे नहीं पहुंचना चाहता, अब वो किधर पहुंचना चाहता है, कहीं ना कहीं पॉइंट सी पे पहुंचना चाहता है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। डन। यस Yes, सर। अब एक चीज खुद सोच के बताओ, मैं चल रहा हूं सीधा सीधा सीधा, लेकिन पानी दे रही है धक्का ऐसे ऐसे, तो क्या मेरा मोशन स्ट्रेट होगा या इंक्लाइंड होगा? इंक्लाइन। sir. इंक्लाइंड होगा। डन है, प्रैक्टिकल है। आप रन कर रहे हो और कोई आपको धक्का देते जा रहा है, हल्का हल्का पुश करते जा रहा है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सीधा नहीं पहुंचोगे, आप टेढ़ा पहुंचोगे। तो इधर तो मैं सीधा पहुंचना चाहता हूं, तो भैया बहुत लॉजिकल है कि अगर मैं सीधा पहुंचना चाहता हूं तो मैं पहले से ही क्या करूंगा, टेढ़ा। टेढ़ा चलना। टेढ़ा स्टार्ट करूंगा, मतलब इंक्लाइन स्टार्ट करूंगा मैं पहले से ही। तो यस ये है सर। आपका इनिशियल, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ये है आपका रिजल्टेंट। मेरे को चेक करके बताओ, कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. नो और सर। ये वाली वेलोसिटी जो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी, रिवर की। ये वेलोसिटी ऑफ मैन होगी, तो ये वाली वेलोसिटी क्या आ जाएगी, सर रिलेटिव। वेरी गुड। तो याद रखना, अब यहीं पे आपने गलती करी है, बता देता हूं। जिस वेलोसिटी से हम स्टार्ट करते हैं ना, वो वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है, क्योंकि आपने रिवर के अंदर स्टार्ट किया है। और जो रिजल्टेंट आता है वो वेलोसिटी कौन सी होती है, वेलोसिटी मैन ऑफ की मैन होती विद है। रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मैन। सेम चीज अब नीचे वाले में बताओ। नीचे वाले में मैं टेढ़ा जाना चाहता हूं, तो कैसे स्टार्ट करूंगा मैं, सर सीधा। Either. सीधा। तो जो ये सीधा है, अब ये क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू दी रिवर। Either. ये रिवर। वेलोसिटी ऑफ द रिवर हो जाएगी। तो जो ये रिजल्टेंट निकलेगा, ये रिजल्टेंट हमें किसकी वैल्यू देगा, ये हमें देगा वेलोसिटी ऑफ मैन, या फिर कह लो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चेक कर लो, दोनों केसेस क्लियर हैं? यस Yes, सर। sir. तो अब मेरे को बताओ क्वेश्चन में कौन सा केस पूछा है, फर्स्ट केस पूछा है या सेकंड केस पूछा है? क्वेश्चन ने साफ बोला है लीस्ट पाथ में क्रॉस करना है मेरे को, शॉर्टेस्ट पाथ में। तो हमारा कौन सा केस डिस्कस होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो आओ फर्स्ट वाला केस डिस्कस करते हैं। भैया ये रिवर है, हमें रिवर की ब्रॉडनेस गिवन है, सब कुछ गिवन है। पहले तो ये चीज याद रख लेना कि मेरे को स्ट्रेट क्रॉस करना है, तो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे जाएगी, और एट द एंड में ऐसे पहुंचूंगा। डन। वेलोसिटी, ये विड्थ ऑफ द रिवर कितनी गिवन है, 1 किलोमीटर। भैया हमें कितने टाइम में पहुंचे हैं, हमें ये वाला टाइम गिवन है, हम 10 10 मिनट। मिनट्स में पहुंचे हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन है, हमें कितनी गिवन है, 10 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है क्या, नहीं, वही तो फाइंड करना है। चलो, तो यार मेरे को बताओ, आपको ये वाली वैल्यू पता है 10, आपको और कुछ नहीं पता, आपको यहाँ पे टाइम पता है बस। तो आप मेरे को बताओ कि आप ये वाली वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये कैसे निकालोगे, सोचो। टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर करके रूट। भाई वेरी गुड। भैया ये पाइथागोरस थ्योरम से जो वी एम है, ये वी आर है, मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूं, वी एम का आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। ये मैंने किसके अकॉर्डिंग लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख दिया। चेक करके बताना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। डन। तो मेरे को वी आर की वैल्यू लिखनी है, तो वी आर की वैल्यू लिख सकता हूं, वी आर इज नथिंग बट वी एम स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। यस सर। डन। अब क्या करना है भैया, टाइम का फॉर्मूला होता, एक मिनट, चलो देखेंगे। अब हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस डिस्टेंस। डिवाइडेड बाय स्पीड। लेकिन मेरे को बताओ, मेरे को डिस्टेंस कौन सा गिवन है, वर्टिकल गिवन है ना,
यस सर। दूसरा बोलो। तो डिस्टेंस वर्टिकल ले रहे हो तो याद रखो आपको वेलोसिटी भी वर्टिकल वाली ही लेनी पड़ेगी। तो मेरे को बताओ वर्टिकल में कौन सी वेलोसिटी एक्ट कर रही है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। स्ट्रेट तो वाली यहाँ पे लिख दो vertical। vm। तो भैया बस vm की वैल्यू रख दो। हमने vm की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, भैया चेक कर लेना बस, अब सिंपल है और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा वी एम आर स्क्वेयर प्लस, प्लस नहीं सॉरी माइनस वी आर का स्क्वायर। चेक करके बता दो, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो No, सर। डन। यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी, ताकि आपको बाद में ये ना रहे कि नहीं समझ में आया। बस भाई क्वेश्चन खत्म। टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मतलब हो गया 10 डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स में। डिस्टेंस की वैल्यू किस में गिवन है? किलोमीटर्स में। आप पहले तो ये चेक करो कि ऑप्शन किस में गिवन है। सर ऑप्शन किलोमीटर किलोमीटर पर पर आर आवर में गिवन है। तो हम इसको सॉरी मैंने गलत कर दिया। टाइम हमारा 10 मिनट्स है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करूंगा? 10 डिवाइडेड बाय 60, इसको किलोमीटर में ही रहने दो। वीएमआर की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 10 यस सर 10। माइनस क्या बचा? बस वी आर स्क्वायर बचा। यार दोनों साइड स्क्वायर रूट करके सॉल्व, स्क्वायर करके सॉल्व कर लोगे? यस सर। डन। तो ये हो जाएगा 1/36, 1/36 मैं डायरेक्टली कर देता हूँ फटाफट। 1/36 1/10 100 100 माइनस वी आर का स्क्वायर। भैया सॉल्व कर लेना इसको। 8 आएगा। वेरी गुड। वी आर स्क्वायर आएगा 64, वी आर की वैल्यू आएगी हमारे पास 8। ऑप्शन चेक करो कौन सा मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम लग गया हमें। ऑप्शन मैच कर रहा है फोर्थ। भैया लास्ट क्वेश्चन। भैया ये पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, उसी पे गूगल ड्राइव पे है। तो कोई भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट लग रहा हो बाद में सॉल्यूशन चेक कर लेना। क्वेश्चन क्या गिवन है यार? फिर से क्वेश्चन वही सब गिवन है कि हमें एक इक्वेशन ऑफ अ वेव गिवन है, y इज इक्वल्स टू a साइन 62.8 x माइनस 157t। तो इसको अगर मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये बन जाएगा a साइन के एक्स कि माइनस ओमेगा टी। ओमेगा तो भैया हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है कैलकुलेट करने के लिए? क्वेश्चन ने हमसे वेवलेंथ। वेवलेंथ पूछा है। भैया अगर आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला ना पता हो तो बता देता हूँ, वेवलेंथ का फॉर्मूला 2π/k होता है, क्योंकि k होता है एंगुलर वेव नंबर, उसके हिसाब से एंगुलर वेव। तो यार मेरे को बताओ k की वैल्यू कितनी है इक्वेशन को कंपेयर करके? 62.8। तो बस क्वेश्चन हो तो गया सॉल्व। 2π डिवाइडेड बाय k की वैल्यू 62.8। तो ये आ यार इसको जाएगा सॉल्व कर सर। लेना, कितना आ रहा है बस। भाई 2π की वैल्यू भी तो यही होगी, यस सर। 6.28 डिवाइडेड बाय 62.8। कितना आ रहा है ये? 0.1। लेकिन ऊपर हमें सेंटीमीटर में गिवन थी ये वैल्यू, क्वेश्चन ने बोला हुआ है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है। लेकिन हमें ऑप्शन किस में गिवन है? ऑप्शन तो mm में गिवन है, तो ये हो जाएगा 1 mm। तो 1 mm में कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन थर्ड हो गया। डन। चलो बहुत बढ़िया। तो यार मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो थोड़े से सॉल्विंग वाले पार्ट थे, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। बस मैंने आपको कैलकुलेशन शो करके नहीं दिखाया भैया, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस और कैलकुलेशन तो एट द एंड आपको ही करनी है। यस सर। तो चेक करो आपको किसी अब क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करना रह गया हो कि सर ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, तो पूछो। देखो कि यहाँ से नॉट गेट से तो ए इनवर्स जाएगा, यस सर। यहाँ से बी इनवर्स जाएगा, और के अंदर क्या होता है? सर ए नॉर का, प्लस बी का इनवर्स। वेरी गुड, नॉर का मतलब होता है ए प्लस बी और इसका इनवर्स। तो यार यहाँ पे लिख दो ए प्लस बी और इसका इनवर्स। एक चीज याद रखना लॉजिक गेट में, अगर नहीं पता है तो, कि ए प्लस बी का इनवर्स का मतलब होता है ए बी। क्या ये चीज आपको पता थी? नो सर। तो ये चीज याद रख लेना, ये न्यूमेरिकल में कभी कभी डायरेक्ट काम आती है। ए प्लस बी का इनवर्स ए बी बनेगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। आप चाहे तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके देख लो, ए और बी दोनों का इनवर्स की वैल्यूज लिखो और ए और बी इंटू की वैल्यूज लिखो, तो आपको दिखेगा दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। क्या ये प्रूफ करके तो नहीं दिखाना? क्लियर है ना? नो सर। ट्रुथ यस टेबल से सर। कर लोगे। तो मेरे को बताओ ए बी
ये ए बी का नॉट गेट से पास हो रहा है, तो ए बी का मल्टीप्लीकेशन नॉट गेट से पास हो रहा है, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको? ए बी नॉट मिलेगा। यस सर। तो मेरे को बताओ ये टोटल कौन से गेट की तरह बिहेव हो रहा है? ए बी और ए बी का ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एंड आना चाहिए, तो और वाले को तो काट दो, और ये ऊपर नॉट आ रहा है, तो कौन सा बचा Right. ऑप्शन? Right. ऑप्शन डी बचा। चेक कर लो, आपको ये तरीका समझ में आ गया सॉल्व करने का? यस सर। चलो तो भैया दैट्स इट, बस इतना ही कुछ है। लॉजिक गेट्स आप कर लोगे यार, टेंशन वाली बात